हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 10वीं का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाले विषय विज्ञान का, ठीक है, उसके लिए हम लोग काफ़ी मोस्ट वायरल क्वेश्चंस को देखने वाले। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखने वाला है, ठीक है। जो आपका 6 जुलाई को होने वाला आपका मंथली टेस्ट, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया है तो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का ही होगा, ठीक है। 10 मिनट में क्या ही लगा है, ठीक है। तो लोग वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया है तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। सबसे पहले हम लोग 6 प्रश्न आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का, 6 प्रश्नों को देखेंगे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोग 6 बाकी के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का बोलता है, इसमें आपका 6 प्रश्न पूछा जाएगा, एक मार्क्स के लिए आपका होगा ये। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा 20 में से, ठीक है। टोटल आपका 20 मार्क्स का होता है। तो इसमें देखो सेक्शन ए में आपका एक मार्क्स से 6 प्रश्न। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है, कौन सा अधातु, यहाँ पे बात करें अधातु का, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में प्रति है, ठीक है। अगर अधातु पूछा जाए तो अधातु अगर पूछा जाए तो होता है ब्रोमीन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि धातु, कौन सा धातु, अगर आपसे धातु के बारे में पूछ लिया जाए, धातु कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो आपका धातु में आपका पारा हो जाता है। कौन सा पारा, यानी कि जिसको मरकरी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हमसे धातु ही पूछा है, इसलिए हम लोग ब्रोमीन यहाँ पर टिक करेंगे। तो ब्रोमीन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, कमरे के ताप, कमरे के तापमान का मतलब होता है कि एक सामान्य तापमान, जैसे कि मतलब ना ही तापमान ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए तापमान, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कमरे के तापमान पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे, सर्वाधिक तन्य धातु है, नहीं कि ऐसा धातु का नाम बताना है जो कि सबसे ज़्यादा तान सकते हो, उसको तान सकते हो, ठीक है। वैसे तो लोग तांबा जानते होंगे, लेकिन तांबा से भी एक ऐसा तांबा से भी धातु है, ऐसी धातु है जो कि तांबा से भी अधिक उसको ताना जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तांबा तो यहाँ पे होगा नहीं, चांदी से भी ज़्यादा ताना जा सकता है उसको, एल्युमिनियम से भी ज़्यादा होता है सोना, ठीक है। सोना जो है सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है, जिसको कि अगर आप लोग 1 ग्राम सोना लेते हो, 1 ग्राम, ये जब मैंने इसे पढ़ा था तो मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था और आपको भी भरोसा नहीं होगा। 1 ग्राम अगर आप सोना लेते हो तो उसको आप लोग महज 2 किलोमीटर लंबा उसे तान सकते हो, ठीक है। तो 1 ग्राम सोना आपको 2 किलोमीटर तान सकते हो, ठीक है। आपको विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को। आप लोग पढ़ना एनसीईआरटी बुक, वहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे, पराग कोष में होता है, अगर पराग कोष में पूछा तो पराग कोष में आपका परागकण होता है, परागकण होता है, ठीक है। कण, पराग कोष, यानी कि कोष मतलब होता है कोई चीज़ रखता है, यानी कि रखेगा क्या, कण रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परागकण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में, यहाँ पे लड़कों की बात कर रहा है, ठीक है, बॉयज़ का, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो यौनावस्था का लक्षण मतलब जैसे कि दाढ़ी मूछ आना वगैरह होता है ना, वैसे ही इन लक्षणों को कौन नियंत्रित करता है, उस हार्मोन का नाम बताना जो लड़कों में इन लक्षणों को नियंत्रित करता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही एक ऐसा हार्मोन है जो कि लड़कों में यौनावस्था के समय लक्षणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपसे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमसे पूछ रहा है, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है, एम्पियर। एम्पियर यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। और वोल्ट जो है किसका मात्रक होता है, ये होता है विभव का, ये होता है विभव का। उसके बाद यहाँ पे देखो ओम, ओम किसका होता है, होता है प्रतिरोध का, एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो कूलाम किसका होता है, ये होता है आवेश का, किसका होता है, आवेश का, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है एक ठो, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा का आप लोग याद रखना कि एम्पियर होता है। उसके बाद आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 3 ऐसा होगा जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा, लेकिन एक ऐसा इसमें है जो कि नहीं करेगा, तो वो बताना है। तो सिंपल सा आप लोगों का फॉर्मूला एक तो पता है कि P यानी कि विद्युत शक्ति बराबर होता है VI, और I मतलब कि धारा।
यहाँ पे देखो भी आई, तो ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा निरूपित कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा निरूपित कर रहा है, पी को निरूपित कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से। तो भी बराबर क्या होता है, ओम के नियम में भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, आई आर। तो हम लोग भी के जगह पर आई आर रख के देखते हैं एक बार। तो आई आर और पहले से एक आई है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, आई का स्क्वायर, क्योंकि 2 आई हो गया इंटू में आर, तो ये भी हमारा एक पी बराबर आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं करता, हमसे पूछ रहा है। 2 अभी हमारे पास बचा हुआ है, जो कि इन दोनों में से कोई एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखो उसके बाद हमसे भी का मान हम लोग ने रखा था यहाँ पे, इस बार आई का मान रखो। तो ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है, तो भी इंटू आई बराबर होता है भी बाई आर, भी बाई आर। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, भी इंटू भी कितना हो जाएगा, 2 भी हो गया, ओम के नियम से होता है भी इंटू आई, भी बाई आर, ठीक है, इसी को आप लोग याद रखना। भी इंटू भी हो जाएगा यहाँ पे भी स्क्वायर बटा में आर, यहाँ पे क्या हो जाए भी स्क्वायर बटा में आर, भी आप लोग लिख सकते हो पी के बराबर, यानी कि डी भी हमारे यहाँ पे सही है। तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आई आर स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा निरूपित नहीं करता, तो ऑप्शन में बी हमारा निरूपित नहीं करता है, बाकी सारे के सारे विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहे हैं। और किस तरीके से कर रहे हैं हम लोगों ने अभी देखा। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 6 भी पूछा जाएगा, तो हम लोगों ने 6 भी देखा है। तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सब्जेक्टिव से देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि व्हाट्सएप पे सारे के सारे अपडेट्स जो है सबसे पहले वहीं पे मिलता रहते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे देखो इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न को, इसमें आपका आया था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे, कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालन करती है। जैसे कि धातु मतलब कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सब के सब क्या है, धातु है। और क्या करती है, विद्युत धारा, यानी कि धारा का संचालन, यानी कि उससे धारा होकर जाता है। लेकिन क्यों जाता है आपको बताना है, यहाँ पे कारण बताना है उसका। तो धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, धारा को लेकर के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, कि इसमें धातु में। इस चीज़ को हम लोग और विस्तार में पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऊपर से थोड़ा सा हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है, अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रवाह होता है तो क्या होता है, अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। यही कारण है कि धातु विद्युत धारा का संचालन करती है। तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर को लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे, स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं, आपका देखो परागण की प्रक्रिया जो 2 तरीके से होता है। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। तो हमसे पूछा कि स्वपरागण किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मैंने खुद से, जब पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि पुंभ केसर से निकला, परागकोश से निकला परागकण, ठीक है। जिस पुष्प के परागकोश के परागकण निकला, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके ये परागकण लग गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का निम्नांकित चित्र बनाइए, ठीक है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपको चित्र बनाना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है परागकोश और तंतु, इसको बोलते हैं पुतंतु बोला, फिर प्रतंतु बोलो, इसको बोलते हैं। इन दोनों को मिला करके पुंभ केसर बोलते हैं, ठीक है। पुंभ केसर मतलब कि जो नर जनन अंग होता है, और मादा जनन अंग कौन सा हो जाएगा, स्त्री केसर, यानी कि वर्तिकाग्र यहाँ पे जो होता है, और वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों को मिला करके स्त्री केसर हो जाता है। और यहाँ पे आपका अंडाशय होता है, बाह्य दल हम लोग इसे बोलते हैं। और कुछ इस तरीके से आपका पुष्प की नामांकित चित्र इस तरीके से आपका बनता है। तो यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हो। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 बोलता है किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। देखो प्रतिरोध जो होता है ना किसी तार का, यानी कि किसी तार से आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। लेकिन प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि किसी का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो किन बातों की वजह से कम ज़्यादा होता है, यानी फिर किसी में बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। तो किस कारण से होता है आपको बताना है। यहाँ पे देखो आप लोग उत्तर में लिखना होगा किसी तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखो सबसे पहला आपका आ जाता है तार की लंबाई पर। किस पे, तार की लंबाई पर। जितनी अधिक लंबाई होगी, यानी कि लंबाई जितनी भी अधिक होगी, यानी कि लंबाई जितना अधिक होगा उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा। क्योंकि देखो आप करंट यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ, या फिर इस करंट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ, तो किस में ज़्यादा एनर्जी आपका, यानी कि किस में ज़्यादा धारा का खपत होगा, तो
जाहिर सी बात है कि इसमें ही होगा, ठीक है, इसमें ही होगा आपका सबसे ज़्यादा धारा की खपत, क्योंकि ये दूर तक जा रहा है। तो तार में जितनी ही यहाँ से बोल रहा है जितनी अधिक लंबाई होगी, लंबाई जितनी अधिक होगी उतनी ही प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है। उसके बाद हम तार के मोटाई पर, यानी कि मोटा अगर तार ज़्यादा है, तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है आपका प्रतिरोध। अगर मोटा ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध जितनी अधिक मोटाई होगी उतना कम प्रतिरोध होगा, यानी कि अगर मोटाई ज़्यादा है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगा, इसके कारण इसमें ज़्यादा धारा का प्रवाहित हो पाएगा। लेकिन पतला है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसके कारण इसमें कम धारा प्रवाहित हो पाएगा, ठीक है। आगे देखो बोलता है पदार्थ की प्रकृति पर, जैसे कि आपका चांदी होता है, सोना होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, क्या सबका प्रकृति सेम है? नहीं, प्रकृति अलग अलग है, जिसके कारण इसमें सोना में देखो, सोना और चांदी जो होता है उसमें अधिक धारा प्रवाहित होता है, लेकिन एल्युमिनियम हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, क्योंकि सोना उतना महंगा कौन यूज़ करने जाएगा, क्योंकि बहुत महंगा आता है वो। उसके बाद यहाँ पे देखो एल्युमिनियम होता है, तांबा हो गया, वो सब हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, क्योंकि इसका भी प्रतिरोध थोड़ा सा कम होता है। और अगर बात करें कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है तो चांदी का होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है आपका तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर तापमान अगर आप लोग ज़्यादा बढ़ाते हो तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है और ताप घटने पर बढ़ता है। यानी कि अगर ठंडा दो तार आप लोग लो, यहाँ पे समझो आप लोग, दो तार आप लोग लो, ठीक है। पहला तार ए है और दूसरा तार आपका ए है। ये आपका गर्म है, आपका ए नंबर वाला जो प्रतिरोध है तार है वो गर्म है और बी नंबर वाला ठंडा है, तो किस में अधिक धारा प्रवाहित होगा? तो बी वाला, जबकि ठंडा है ना, इसमें अधिक धारा प्रवाहित होगा, ठीक है, और ए वाला में कम होगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है ए वाला में। उसके बाद यहाँ पे देखो सेक्शन सी में हमारा दो प्रश्न यहाँ पे बचा हुआ है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब दो प्रश्न ही हमारा बचा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3-3 मार्क्स से दो प्रश्न होने वाला है। बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच अंतर, या फिर रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर भी बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सिर्फ भौतिक गुणों के आधार पर ही देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको बना लेना दो कॉलम बना लेना है। पहला रहेगा आपका धातु का, दूसरा रहेगा आपका अधातु का। इसमें देखो सबसे पहले आपको लिखना होगा धातु अधातुवर्ती होता है, यानी कि इसे पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। जैसे कि लोहा को पीट कर आप लोग पतली चादर में बदल सकते हो, लेकिन अधातु के भंगुर होते हैं, यानी कि अगर आप लोग इसे पीटते हो तो टूट जाता है। जैसे कि लकड़ी आपका अधातु होता है, उसे अगर आप पीटोगे, खूब ज़्यादा पीटोगे तो आपका टूट जाएगा लास्ट में। उसके बाद धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे कि धातु में तन्यता का गुण किस में हो गया? जैसे सोना बताया मैंने, सोना में बहुत ज़्यादा तन्यता होता है। उसके बाद आप लोग देखते हो एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा तान सकते हो उसको, लेकिन यहाँ पे अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जा सकता। जैसे कि अधातु हो गया आपका चेयर, यानी कि कुर्सी को आप लोग तान सकते हो? नहीं, वो तो टूट जाएगा क्योंकि वो भंगुर होता है। यहाँ पे देखो उसके बाद तीसरा 3-4 भी अगर आप लिख देते हो, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 से 4 भी अगर आप लिख देते हो तो आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। फिलहाल हम इसमें हम लोग 6 देखेंगे अंतर, ठीक है। धातुओं का धातुएं अधिक सुचालक होती है, यानी कि धातुओं से होकर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है, लेकिन अधातुएं कुचालक होती है, यानी कि धातुएं अधातुओं से होकर के धारा प्रवाहित नहीं होता। जैसे कुर्सी का ही एग्जाम्पल ले लो, कुर्सी से होकर के धारा प्रवाहित नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उसी कुर्सी को अगर लोहा का कुर्सी ले लो तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो धातुओं का गलनांक अधिक होगा, यानी कि धातु बहुत ज़्यादा अधिक तापमान पर गलेंगे। जैसे कि हो गया आपका लोहा को बहुत अधिक गर्म करना पड़ता है तब वो गलता है लास्ट में। लेकिन अगर अधातु की बात करें तो चेयर को ही ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि चेयर चल रहा है, तो चेयर को अगर आप गर्म करते हो तो जल के खत्म हो जाएगा, राख बन जाएगा बहुत ही जल्दी। उसके बाद 5वां अंतर देखो, धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती है। जैसे कि अगर आप देखते हो जो आपका चलाने वाला होता है, खाना बनाते टाइम जो जिसे आप लोग चलाते हो, क्या बोलते हैं उसे? उलटनी, ठीक है। उसको अगर कुछ देर तक रखे रहोगे एक जगह पे, ठीक है, एक जगह पे लौह के सापेक्ष में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने आग लगा दिया और इसी पे यहाँ पे आप लोगों ने रख दिया उसे, और अगर आप लोग यहाँ पे छुओगे ना, यहाँ पे भी छुओगे तो आपको थोड़ा सा ऊष्मा महसूस होगा। लेकिन अधातु में ऐसा नहीं है। अगर लकड़ी यहाँ पे जला रहे हो तो यहाँ पे आपको लकड़ी का जलने का महसूस नहीं होगा। अधातुओं में उल्टा होता है, धातुएं चमकदार होती है लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती। जैसे कि लोहा चमकता है, लोहा अगर नया है तो चमकता है, सोना चमकता है, चांदी चमकता है, लेकिन अधातु में देखो लकड़ी चमकता है क्या? नहीं चमकता है। लकड़ी चमकता है क्या? नहीं चमकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लास्ट प्रश्न, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा प्रकृत कीजिए। यानी कि हमारे पास 3 चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहला दिया है विभवांतर, कितना? 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है।
220 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ, उसके बाद 5 एम्पियर यानी कि धारा हमारे पास 5 एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद टाइम यानी कि 2 घंटे टाइम दिया हुआ है। उससे पूछा क्या है, उपयुक्त विद्युत मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा का परिकृत करना है, ऊर्जा हमें निकालना है। तो ऊर्जा हम लोग कैसे निकालते हैं, P गुना T से निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले P चाहिए यानी कि विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति चाहिए। तो विद्युत शक्ति कैसे निकलता है, P बराबर हम लोग V है यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, विभवांतर गुना धारा। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें P मिलेगा, और P गुना हम लोग जब T कर देंगे, जो कि T हमारे पास दिया हुआ समय, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारे पास ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ इसी तरीके से हम लोग सबसे पहले P निकालेंगे। ठीक है, P निकालेंगे कैसे, 220 हमारे पास वोल्ट दिया हुआ है, उसके बाद 5 एम्पियर धारा दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 1100 वाट आ जाएगा। और जब लोग इसे किलो वाट में बदलोगे तो इसे हम लोग 1000 से भाग लगाएंगे, 1100 को 1000 से भाग लगाएंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 1.1 बचेगा, 1.1 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा बराबर होता है P गुना T, जैसे कि मैंने बताया। तो P हमारे पास कितना आया, 1.1 आया, और T हमारे पास यानी कि समय कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 घंटे का दिया हुआ था, तो जब लोग गुना करोगे 1.1 गुना 2 तो आपके पास 2.2 किलो वाट घंटा मिल जाएगा, यानी कि 2.2 यूनिट। तो यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोग का कक्षा 10वीं का जो बस विज्ञान का होने वाला मंथली टेस्ट, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी भी सब्जेक्ट का अपलोड होगा तो आप लोग उसे भी जरूर देखना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।